नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और यहाँ पर हम आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक महामैराथन क्लास सामान्य हिंदी की। और जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर लगा हुआ है लेखपाल भर्ती का 31 जुलाई को, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो यहाँ पर हम टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक बात और हम आपको बता दें, इससे पहले हमने आपको 2 मैराथन क्लास प्रोवाइड करा दी हैं। एक है आपकी जो सामान्य जीके से संबंधित है, और एक क्लास है ग्राम समाज और विकास यानी कि ग्रामीण प्रवेश की। ठीक है, तो उन दोनों क्लासों को भी आप लोग देख लीजिएगा। उनका जो है लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, जिन्होंने नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और पूछा गया है कि जागृत का विलोम शब्द क्या होगा। तो बताना है आपको जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है निद्रा। निद्रा किसका विलोम होता है, आपको पता होना चाहिए। जो निद्रा होता है यह विलोम होता है जागरण का, तो जागरण का हो गया निद्रा। और यहाँ पर जो एक दिया गया है सुषुप्ति, तो सुषुप्ति का विलोम क्या होता है, यह भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है जागृति। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ही अंतर है। यहाँ पर जागृति दिया गया है तो इसका हो जाएगा सुषुप्ति, और यहाँ पर जागृत दिया गया है तो इसका हो जाएगा सुप्त। क्या हो जाएगा, सुप्त। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जागृत का विलोम क्या हो गया, सुप्त। यहाँ पर हमारा आंसर हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और लोकल लैंग्वेज में भी हम इस मुहावरे का यूज काफ़ी करते हैं, तो सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन। बताना है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इसका जो है अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ में झुंझुलाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को बोला जाता है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। बताना है आपको मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है योगी। तो योगी क्या होता है, योग करने वाले को हम योगी कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा दिया गया है मुमुक्षु, तो यही कहलाएगा मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ये कहलाएगा मुमुक्षु। ठीक है, और मुक्तगामी किसे कहते हैं, तो जो काम से मुक्ति जिसने पाली हो उसे जो है मुक्तगामी कहते हैं। और तपस्वी किसे बोला जाता है, तो तप में लीन रहने वाले व्यक्ति को तपस्वी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर कौन दिया गया है। तो परिमाणवाचक कौन हो जाएगा, बताइएगा आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 5 किलो जो है ये एक तरीके से परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। दूसरा जो दिया गया है चौथा, तो ये तो हो गया आपका संख्यावाचक। क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, सभी को आ गया होगा। और फिर दिया गया है छोटा, और नीचे दिया गया है पापी। तो ये दोनों, छोटा हुआ और पापी हुआ, ये गुण की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि ये हो गए गुणवाचक। ठीक है, तो ये दोनों हो गए गुणवाचक। चौथा हो गया आपका संख्यावाचक, और जो बचा आपका 5 किलो, यही हो गया परिमाणवाचक। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाव शेष 3 से भिन्न है। तो बताना है आपको कि कौन सा भाव जो है शेष तीनों में से भिन्न है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हाई होता चला जाएगा। और यहाँ पर हम ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमें बहुत ही जल्द कंप्लीट कराना है आपको, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत ही कीमती टाइम है, आपको और भी सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भंडार। भंडार जो है इन तीनों में से जो है भिन्न है। पीड़ा हुआ, वेदना हुआ, करुणा हुआ, ये जो है
एक ही भाव प्रकट करते हैं, लेकिन भंडार यहाँ पर अलग हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो बताना है आपको कि किसमें जो है भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो पहला जो दिया गया है, आज बच्चों को इनाम दिया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर ये दिया गया है, तो यहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा का यहाँ पर जो है निकल कर आ रहा है। दूसरा दिया है कि इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक भाव प्रकट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा, ये एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो अगले जो ऑप्शन दिए गए हैं, कल विद्यालय में छुट्टी नहीं है, हवा के झोंके से खिड़की खुल गई, तो ये जो है तीनों के तीनों जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो बताना है आपको, अशुद्ध वाक्य यहाँ पर पहचानना है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर निरपराधी नहीं होना चाहिए, बल्कि निरपराध होना चाहिए। निरपराधी गलत हो जाएगा, तो यही हमारा अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, तत्पुरुष समास है। तो बताना है आपको कि तत्पुरुष समास इनमें से कौन सा है? मतदाता, भाई बहन, काली मिर्च या फिर चौमासा। तो बताना है कि क्या हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चौमासा दिया गया है यहाँ पर, तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 मासों का समूह। क्या हो जाएगा? 4 मासों का समूह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसीलिए द्विग समास के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तो हो गया द्विग समास। अगर हम बात करें काली मिर्च की, तो काली मिर्च में क्या है कि इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो काली है जो मिर्च, तो ये क्या हो जाएगा? काली है जो मिर्च, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कर्मधारय समास। ठीक है, तो इसको भी आपने यहाँ पर याद कर लिया। अब अगर देखते हैं भाई बहन, तो भाई बहन जो हैं ये कहाँ पर आ जाएंगे? ये आ जाएंगे द्वंद्व समास के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है और बीच में हमारा आ रहा है योजक चिन्ह। ठीक है, तो योजक चिन्ह भी है और ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा किसके अंतर्गत? द्वंद्व समास के अंतर्गत। अब जो बचा आपका मतदाता, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतदान करने वाला ये क्या कहलाता है? मतदाता कहलाता है, और ये आता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लड़का पेड़ से गिरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अलगाव यहाँ पर दिख रहा है आपको, यानी कि लड़का जो है पेड़ से अलग हो रहा है, यानी कि गिर रहा है, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन नंबर डी अपादान हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो बताना है आपको कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दात्री। क्या हो जाएगा? दात्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दात्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो बताना है आपको कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो हस्ताक्षर हुआ, समाचार पत्र हुआ, चिड़िया या फिर तिजोरी। तो बताना है कि ये इसमें जो है हमेशा बहुवचन में कौन प्रयुक्त होता है? तो ये होता है हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ए हस्ताक्षर एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और बाकी जो है ये सभी एक वचन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्रतिनिधि, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही शुद्ध दिया गया है, प्रतिनिधि नहीं होता है, प्रतिनिधि नहीं होता है, और ना ही प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिनिधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्धन में कौन सी संधि है? बताना है आपको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निर्धन में कौन सी संधि है? तो अगर हम निर्धन को तोड़ते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो ये हो जाएगा निहि धन। क्या हो जाएगा? निहि प्लस धन, तो ये कहलाएगा आपका निर्धन। तो ये आ जाएगा विसर्ग संधि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है,
वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा कारक आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर राजा सेवक को, तो जो को आ रहा है, को हुआ या फिर के लिए हुआ, ये आता है आपका संप्रदान कारक के अंतर्गत। तो राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें जल्द से जल्द आपको 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट कराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे बस से पाठशाला आते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर जो है बच्चे बस से, यानी कि जो से आ रहा है, यहाँ पर अलगाव तो हो नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा करण कारक के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करण कारक यहाँ पर हो जाएगा। अगर बात करें कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है, यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो हो जाएगा अपादान कारक। लेकिन यहाँ पर जो दिया है बच्चे जो हैं वो बस से पाठशाला आते हैं, तो यहाँ पर अलगाव यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए करण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पीताम्बर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। अगर यहाँ पर बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों दिए हों तो आपको जो वरीयता देनी होगी वो बहुब्रीहि समास को देनी होगी। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि पीताम्बर यानी कि पीले हैं वस्त्र जिनके, जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं अर्थात कृष्ण जी, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द जो है दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर राक्षस, दानव, निशाचर, ये तीनों के तीनों जो हैं दैत्य के पर्यायवाची हैं, और जो नहीं है वो है भूसुर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। बताना है आपको सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत। ऑप्शन नंबर ए विद्युत इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और अगर बात करें तो इसका होता है बिजली, ठीक है, बिजली भी होता है, ताड़ित भी होता है, यानी कि ताड़ित इसको बोलते हैं, ताड़ित होता है, बिजली होता है, आप लोग इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। चपला भी बोला जाता है। तो ये सभी यहाँ पर सौदामिनी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुरूप में कौन सा समास है। अगला क्वेश्चन है अनुरूप में कौन सा समास है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है। तो अनुरूप में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास यहाँ पर अनुरूप में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो बताना है आपको कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दिक धन अंबर। दिक धन अंबर यानी कि ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि में, ठीक है। कौन सी संधि है, तो है व्यंजन संधि, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिक प्लस अंबर बराबर बनेगा आपका दिगंबर, और ये आएगा व्यंजन संधि के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो बताना है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, तो उसके लिए किस शब्द का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका किसको बोला जाता है, तो जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसको बोला जाता है प्रोषित पतिका, ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला बात करें जो वियोगिनी है, ये किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है जो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, इसी को बोला जाता है वियोगिनी, ठीक है, और इसी को ही बोला जाता है विरहिणी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, विरहिणी हो या फिर वियोगिनी हो, बात दोनों एक ही होती है, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि विरह विधिकता। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विरह विधिकता। तो ये क्या होता है,
तो जो दुख में जलने वाली स्त्री होती हैं, यानी कि जो विरह होता है, जो दुख होता है उसमें अगर वो जल रही हैं तो ऐसी स्त्री को बोला जाता है विरह विदिक्ता। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। अगला दिया है खंडिता। तो खंडिता क्या होता है कि वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर अगली सुबह आया हो तो ये कहलाता है खंडिता। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पता हो गई होंगी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो बताना है कि जिसका जन्म जो है छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द हम कौन सा प्रयुक्त करेंगे। तो पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है अंडज। तो अंडज का मतलब क्या होता है कि जो अंडे से जन्मा हो उसे अंडज बोला जाता है। ठीक है, अगला दिया है शूद्र। तो जो 4 वर्ण होते हैं आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें जो है ये अंतिम स्थान पर होता है, ये भी आपको पता हो गया होगा। अगला दिया गया है अंत्यज। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंत्यज इसको बोला जाएगा जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निम्न वर्ग यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो उसको बोला जाता है अंत्यज। ठीक है, और अछूत क्या होता है। तो अछूत होता है कि जिसको छूना मना हो, अर्थात जो छूने योग्य ना हो उसको हम अछूत बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठठेरा शब्द का अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग में ठठेरिन। ऑप्शन नंबर ए ठठेरिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूरन शब्द का तत्सम रूप है। तो यहाँ पर चूरन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, यानी कि जो संस्कृत में है ये वर्ण क्या होगा। चूरन तो आपका हो गया तद्भव और इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा चूर्ण। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर। पहले आप लोग गैस कर लीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम डेली जो है अपनी भाषाओं में प्रयोग करते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो आप सभी को पता होगा इसका अर्थ हो जाएगा कि मूर्ख जो है अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि बंदर का जाने अदरक का स्वाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है। तो बताना है आपको कि विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वान का आपका हो जाएगा विदुषी। ऑप्शन नंबर बी विदुषी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो बताना है आपको कि जो को यहाँ पर दिया गया है इससे किस कारक चिन्ह का यहाँ पर बोध होता है, ये आपको बताना है। तो को कहाँ पर आता है, कर्ता ने कर्म को। तो देखिए यहाँ पर कर्म में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कर्म हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है। और एक को आता है वहाँ पर संप्रदान में, को और के लिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला लिखा है यहाँ पर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आशीर्वाद। ठीक है, तो आशीर्वाद इस तरीके से यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, पहला ही गलत हो गया। दूसरा यहाँ पर आशीर्वाद लिखा है, ये भी गलत हो गया। फिर लिखा है आशीर्वाद। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर डी दिया है इसमें भी छोटी की मात्रा लगी है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है। तो बताना है आपको कि वायु का कौन सा शब्द ऐसा यहाँ पर है जो वायु का पर्यायवाची नहीं है। पहला दिया गया है अनिल। ठीक है, तो अनिल जो है ये आपका वायु का पर्यायवाची होता है, सभी को पता है। दूसरा जो अनल दिया गया है तो ये होता है आग का पर्यायवाची, आग, पावक, अनल, दहन। ठीक है, तो ये सभी होते हैं आपके आग के पर्यायवाची। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनल। ठीक है, मारुत हुआ और बात हुआ, ये जो है ये सभी आपके वायु के पर्यायवाची होते हैं। तो अनल यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि हर्ष का विलोम शब्द है। तो बताना है आपको कि हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा।
तो हर्ष का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विषाद। विषाद हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो तीनों काल में जो है देखता हो, जो तीनों काल देखता हो वो क्या कहलाएगा? तो सभी को पता है वो कहलाएगा त्रिकालदर्शी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। त्रिकालदर्शी उसको बोला जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला प्रश्न है, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? तो ढेर सारा जो मक्खन है वो बताना है कि किस विशेषण का उदाहरण है। तो पहला है गुणवाचक, तो ऐसी कोई यहाँ पर बात नहीं की गई है। संख्यावाचक, तो संख्या यहाँ पर कोई दी नहीं गई है। फिर है निश्चित परिमाणवाचक, तो निश्चित तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि ढेर सारा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, बहुब्रीहि समास है, तो बताना है कि बहुब्रीहि समास यहाँ पर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है यथाशक्ति, ये इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। सभी को पता होगा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। दूसरा दिया है माता पिता, यानी कि यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह आ रहा है और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो माता पिता में हो गया आपका द्वंद्व समास। अब बचा गौशाला, तो गौशाला में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है वो है पीताम्बर, अभी हमने बताया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बंदर पेड़ से गिरा। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको पता चल गया होगा कि कौन सा कारक है इसमें। तो बंदर जो है वो पेड़ से गिरा यानी कि अलग हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी गुण दशा स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो बताना है आपको कि ये क्या कहलाते हैं। किसी गुण दशा स्वभाव या कार्य का बोध जो कराता है तो वो शब्द कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये शब्द कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो बताना है आपको कि कौन सा शब्द यहाँ पर है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जनता, दर्शन, लोग और आंसू। तो यहाँ पर जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है वो होता है जनता। ऑप्शन नंबर ए जनता हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, करण कारक की विभक्ति है। तो अभी हमने बताया था आपको करण से कॉमा के द्वारा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ने, तो कर्ता ने होता है, कर्ता ने। ठीक है, उसके बाद कर्म को, तो यहाँ पर जो सी दिया गया है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कर्म हो जाएगा। उसके बाद में पर यानी कि अधिकरण हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो अधिकरण में आता है आपका में और पर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर कारक पढ़ लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। तो पहला दिया है अतिथि, तो यहाँ पर अतिथि बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अतिथि को हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर अतिथि ये होगा सही। ठीक है, अगला है कालिदास, तो ये बिल्कुल सही दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द यही हो जाएगा कालिदास। आगे देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन आपके सामने दिया है गायकी, यहाँ पर या की मात्रा नहीं लगने वाली है। गायकी को हमें इस तरीके से लिखना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा शुद्ध शब्द। अगला है अध्ययन, तो अध्ययन ऐसे नहीं लिखा जाता है, अध्ययन लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, तो इस तरीके से अध्ययन को लिखा जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु में कौन सा समास है। तो बताना है आपको कि जलवायु में कौन सा समास है। तो अगर हम जलवायु का जो समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा जल और वायु। क्या हो जाएगा, जल और वायु हो जाएगा इसका समास विग्रह। और यहाँ पर और शब्द बीच में जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दीर्घायु का विलोम शब्द है। तो बताना है कि दीर्घायु का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दीर्घायु की अगर बात करें तो इसका विलोम हो जाएगा अल्पायु। ठीक है, अल्पायु जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नश्वर का क्या होता है, तो नश्वर का होता है आपका अनश्वर। और अगर बात करें क्षणिक का, तो क्षणिक का हो जाएगा विलोम आपका शाश्वत। ये भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताना है आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सही आंसर का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नगरों के नाम बताइए। 3 नगरों के नाम बताइए, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है ये भी गलत है। 3 नगरों का नाम बताइए, तो बिल्कुल गलत है। 3 नगर के नाम बताइए, ये भी नहीं सही होगा। और 3 नगर का नाम बताइए, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, 3 नगरों के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगला फिर से आपको शुद्ध वाक्य का चयन यहाँ पर करना है। तो जो शुद्ध वाक्य के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो वहाँ पर हमें नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और यहाँ पर बात करें तो पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है, मुझसे यह काम होना संभव नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, मछली का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो बताइएगा मछली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। इन 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो मछली का जो पर्यायवाची हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा मीन। ऑप्शन नंबर डी, मीन जो होता है यह मछली का पर्यायवाची होता है। और एक होता है सफरी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सफरी भी आपका मछली का पर्यायवाची होता है। और मत्स्य भी बोला जाता है इसको, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। अगर बात करें गौरी के पर्यायवाची की, जो ऑप्शन पहला दिया है, तो गौरी के हो जाएंगे जैसे कि पार्वती हो गया आपका, ये गौरी का पर्यायवाची होता है। बहुत ही सिंपल है, गौरी का हो गया आपका पार्वती। और एक होता है अंबिका, ये भी आपका गौरी का पर्यायवाची होता है। उमा भी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, उमा हो गया। ठीक है, और भवानी हो गया, ये सभी आते हैं गौरी के पर्यायवाची के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं हम आपसे कि जो पद्मा का क्या हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि पद्मा के पर्यायवाची, तो पद्मा के हो जाएंगे जैसे कि लक्ष्मी। ठीक है, ये होता है इनका, पद्मा का हो गया लक्ष्मी, कमला हो गया, रमा हो गया, ये सभी आते हैं पद्मा के पर्यायवाची के अंतर्गत। अब बात करें प्री के, तो प्री आपको पता ही होगा, प्री मतलब क्या होता है, प्यारा होता है। ठीक है, दुलारा होता है। तो ये सभी इस टाइप के जो वर्ड होंगे ये आ जाएंगे प्री के पर्यायवाची के अंतर्गत। चलिए देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर का मतलब क्या होता है कि लंबा है उदर जिनका, यानी कि अर्थात गणेश जी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। मतलब कि यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, तो बहुब्रीहि समास हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, वृक्षाया शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइएगा वृक्षाया का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो वृक्ष धन छाया क्या हो जाएगा, वृक्ष धन छाया, यही हो जाएगा हमारा वृक्षाया का संधि विच्छेद। और ये हो जाएगी हमारी कौन सी संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। जगन्नाथ का संधि विच्छेद यहाँ पर करना है, आपको बताना है कि कौन सी संधि है इसमें। तो अगर हम जगन्नाथ का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसको हम तोड़ेंगे जगत धन नाथ में। किस में जोड़ेंगे, जगत धन नाथ से इसको हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा जगन्नाथ। और इसमें आपकी जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी व्यंजन संधि। बहुत ही सिंपल है, जगत धन नाथ बराबर हो जाएगा जगन्नाथ और व्यंजन संधि हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। देशांतर में कौन सा समास है। तो बताइएगा देशांतर में
कौन सा समास है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देशांतर में जो आपका समास हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बताना है आपको कि वह जो है अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो अधिकरण कारक होता है उसकी पहचान के लिए हमने आपको जो कुछ वर्ड बताए थे वो आप लोग देख लीजिएगा। अधिकरण में हमने आपको बताया था जैसे कि में हुआ, ठीक है, पर की जगह पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हो कि पर की जगह पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पर की जगह पर। फिर जैसे किनारे एक शब्द आता है ये मिल जाए आपको तो वहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि दिनों यहाँ पर अगर मिल जाए वर्ड, ये भी आपका आ जाएगा अधिकरण कारक के अंतर्गत हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको वर्ड देखने हैं, यहाँ हुआ वहाँ हुआ। अगर समय का बोध कराए तो वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि समय का यहाँ पर बोध हो रहा है कि वह अगले साल आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? यानी कि किस वाक्य में भविष्यकाल का यहाँ पर प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, तो यहाँ पर आपको पहले ही मिल गया ऑप्शन में, यहाँ पर आपको भविष्यकाल दिख रहा होगा कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, यानी कि अभी नहीं कर रहा हूँ, करूँगा। ठीक है, तो गा गी गे ये शब्द यहाँ पर आपको मिल चुका है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भविष्यकाल यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बताना है आपको जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि घूस देना, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि इधर उधर घूमना, फिर दिया गया है तीसरा ऑप्शन खुशामद करना, और चौथा दिया है जूतों को चमकदार बनाना। तो यहाँ पर जूते चाटने का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा खुशामद करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो बताना है आपको स्वच्छ शब्द जो दिया गया है इसके पर्यायवाची आपको बताने हैं कि क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है पंकज, पंकज दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पंकज जो होता है ये आपका कमल का पर्यायवाची होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, पंकज हुआ आपका। और जो नीरज दिया गया है ये भी आपका कमल का पर्यायवाची है। अगला दिया हुआ है नीरद, तो नीरद जो होता है ये आपका किसका होता है, ये होता है बादल का पर्यायवाची, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो निर्मल है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निर्मल का जो पर्यायवाची है वही स्वच्छ होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताना है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो चाकुएं ये नहीं होता है, ना तो चाकुओं होगा ना ही चाकुएं होगा, यानी कि ये तीनों बिल्कुल गलत हैं। चाकू का जो है चाकू ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चाकू का जो है बहुवचन नहीं होता है, इसका जो बहुवचन में प्रयोग होगा वहाँ पर भी चाकू का ही प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बताना है आपको इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर का चयन करना है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब लगभग एक समान होना, यानी कि ना तो कोई छोटी है ना कोई बड़ी है ना ही कोई मोटी है और ना ही कोई पतली है। लगभग मतलब कि सब जो है एक समान होना, यही कहलाता है कि एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने दिया हुआ है, कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बार आपने सुना होगा कान खड़े होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा सचेत रहना। ऑप्शन नंबर डी सचेत रहना होता है कान खड़े होने का जो है मतलब, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं, आँखों पर चर्बी छाना। तो बताना है कि आँखों पर चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा।
पहला दिया है अभिमान करना, धोखा खाना, निर्लज्ज होना या कुछ समझ ना आना। तो बताना है क्या हो जाएगा। आँखों पर चर्बी छाने का मतलब हो जाएगा क्या, निर्लज्ज होना। ऑप्शन नंबर सी निर्लज्ज होना हो जाएगा इसका मतलब आँखों पर चर्बी छाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनादर का विलोम शब्द क्या है। तो बताना है आपको कि अनादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मान, सम्मान, आदर या फिर सत्कार। तो बहुत ही सिंपल है, अनादर का हो जाएगा आदर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सम्मान का अपमान होता है और सत्कार का तिरस्कार होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋजु का विलोम शब्द यहाँ पर आपको बताना है। ऋजु जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो ऋजु का हो जाएगा आपका वक्र। ऑप्शन नंबर डी ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा, तो वक्र हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। बताना है आपको कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आपको बताना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि महर्षि को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, तो इसका हो जाएगा महाधन ऋषि। क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि हो जाएगा, और यही मिलकर बनता है आपका महर्षि। तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी, गुण संधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो बताना है कि कौन सा इनमें से जो है आपका संयुक्त वाक्य है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। पहला दिया है कि आगे बढ़ो और शत्रुओं का सामना करो। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ये एक हमारा संयुक्त वाक्य है, आगे बढ़ो और शत्रुओं का सामना करो। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्री शब्द का तत्सम रूप क्या है। बताना है आपको कि मुद्री जो शब्द है इसका जो तत्सम रूप है, यानी कि संस्कृत में इसको क्या बोला जाएगा, तो ये बोला जाएगा मुद्रिका। ऑप्शन नंबर डी में हमें मुद्रिका यहाँ पर मिल चुका है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमर का विलोम शब्द क्या होगा। अमर शब्द जो दिया है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। पहला दिया गया है मृतक। तो मृतक का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मरा हुआ। पहला जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और जो यहाँ पर मृत्यु दिया गया है तो इसका विलोम होता है जन्म। मृत्यु का विलोम क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। और मरण का हो जाएगा जीवन। अब यहाँ पर बचा क्या, तो मर्त्य जो ये बचा है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो मर्त्य यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बताइएगा आप लोग, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा लज्जित होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, निह धन गुण। निह धन गुण में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले ही आप लोगों ने यहाँ पर विसर्ग को देख लिया है। तो निह धन गुण बराबर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और निह धन गुण बराबर क्या बनेगा इसका, ये बनेगा निर्गुण। क्या बन जाएगा, निर्गुण बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है। तो बताइएगा, व्याकरण के ज्ञाता यहाँ पर जो शब्द ये आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो व्याकरण के ज्ञाता के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो होता है व्याकरण। व्याकरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, तिरस्कार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। बताना है आपको, तिरस्कार जो शब्द यहाँ पर दिया गया है तो इसमें जो है कौन सी संधि प्रयोग की गई है ये आपको बताना है। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये बनेगा आपका तिरह धन कार। तिरह धन कार बराबर बनता है आपका तिरस्कार, और ये हो जाएगा हमारा कौन सा, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हीन भावना में कौन सा समास है। तो बताइएगा, हीन भावना में कौन सा समास है ये आपको बताना है।
कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो हीन भावना में आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हीन भावना को अगर हम समास विग्रह करते हैं तो ये हो जाएगा हीन है जिसकी भावना। हीन है जिसकी भावना, तो ये आ जाएगा कर्मधारय के यहाँ पर अंतर्गत। तो कर्मधारय समास हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हीन है जिसकी भावना अर्थात हीन भावना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्कर्ष शब्द का जो यहाँ पर आपको विलोम बताना है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो बहुत ही सिंपल है, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अपयश किसका होता है, तो यश का होता है अपयश। ठीक है, यश और अपयश एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। उपकार और अपकार, यहाँ पर अपकार दिया है तो इसका विलोम हो जाएगा उपकार। ठीक है, तो उपकार और अपकार हो गया। उन्नति और अवनति, इसका क्या हो जाएगा? तो उन्नति हो जाएगा। उन्नति का क्या होता है? अवनति होता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पर एक गलत आपको पहचानना है कि कौन सा युग्म यहाँ पर गलत दिया गया है। आयात निर्यात बिल्कुल सही है। अगला है दृश्य अदृश्य, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष और परोक्ष, तो ये भी सही है। आमिष और सामिष, आमिष और सामिष ये नहीं होगा, आमिष और निरामिष होता है। आमिष का उल्टा निरामिष होता है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही युग्म गलत दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म पहचानिए। तो यहाँ पर फिर से गलत आपको विलोम शब्द जो दिया गया है उसको पहचानना है। पहला है प्रवेश और नवेश। तो जो प्रवेश का विपरीत होता है वो होता है निकास। तो पहला ही गलत है, प्रवेश का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा निकास, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो मुख का वाचाल ये भी सही है, भूत का भविष्य ये भी सही है, और पुरस्कार का तिरस्कार ये भी सही दिया गया है। तो गलत कौन है? प्रवेश का निकास हो जाएगा, ना कि नवेश। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा का विलोम शब्द है, बताना है आपको महात्मा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आत्मा, दुरात्मा, परमात्मा या फिर सघनता। तो परमात्मा जो हो जाएगा ये किसका होता है, ये आप लोग बताइए। तो आत्मा का तो होता है आपका परमात्मा, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर महात्मा दिया गया है इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दुरात्मा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सघनता का जो विलोम होगा वो हो जाएगा विरलता। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताना है आपको कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो पहला लिखा है नौकर आटा पिसवाने गया है। तो ये यहाँ पर आटा नहीं पिसवाया जाता है बल्कि गेहूँ पिसवाया जाता है, तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा है एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। तो एक गुलाब की जो है कोई माला नहीं बनती है, माला जो बनती है वो कई फूल गूंथ कर उनको बनाई जाती है, बल्कि इसका जो सही होगा वो हो जाएगा गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला लिखा है यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ये इसका सही हो जाएगा। अगला है परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो यही हमारा शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिर से यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का अब आपको चयन करना है कि कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। पहला यहाँ पर दिया गया है कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए। तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, यही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक खिलाड़ी यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि इसका जो शुद्ध होगा वो बनेगा आपका प्रत्येक खिलाड़ी। क्या बनेगा? प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है। पहला है शोचनीय। तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत है।
अगला यहाँ पर दिया है भास्कर, फिर दिया गया है ज्योत्सना, फिर दिया गया है वाङ्मय। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सोचनीय लिखा है, ज्योत्सना लिखा है और ऑप्शन नंबर डी वाङ्मय लिखा है, ये तीनों के तीनों यहाँ पर जो है शुद्ध शब्द दिए गए हैं। और यहाँ पर जो अशुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा भास्कर। भास्कर अशुद्ध हो जाएगा। और अगर बात करें भास्कर की, तो भास्कर जो है शुद्ध रूप में इस तरीके से लिखा जाता है, ये लिखा जाता है भास्कर, और यहाँ पर ये अशुद्ध रूप दिया गया है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कवित्री। इस तरीके से आप देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, कवित्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर फिर से आपको अशुद्ध शब्द चुनना है। कौन सा हो जाएगा। उल्लंघन बिल्कुल सही लिखा है, मनोरथ ये भी सही लिखा है, उज्ज्वल जो है वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वत्सल बिल्कुल सही लिखा है। अगर बात करें उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है शुद्ध रूप में, तो इसको लिखा जाता है इस तरीके से उज्ज्वल। ठीक है, तो ये हो गया शुद्ध रूप। यहाँ पर जो उज्ज्वल लिखा है ये आपका गलत लिखा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर फिर से आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। पहला लिखा है यहाँ पर सन्यासी, फिर लिखा है अकाल, अनुग्रहित या फिर आजीविका। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर जो सन्यासी लिखा गया है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अकाल। तो अकाल नहीं होता बल्कि अकाल होता है। क्या होता है, अकाल होता है सही शब्द। ठीक है, याद रखिएगा। अनुग्रहित में ये जो ग्रा बना हुआ है तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है अनुग्रहित, ये वाली रा यहाँ पर गा में उड़ेगी, तो ये हो जाएगा शुद्ध शब्द। अगला जो आजीविका लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा ये आप लोग देख लीजिएगा। आजीविका को लिखा जाएगा इस तरीके से आजीविका। ठीक है, वा में छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो ये हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। और यहाँ पर आपका सन्यासी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताइएगा जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्त्रैण। ऑप्शन नंबर बी स्त्रैण यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्त्रैण का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जनखा। ठीक है, जनखा इसका मतलब होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, उसके लिए आपको एक शब्द यहाँ पर बताना है। क्या कहलाता है जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्रदान करता है या अध्ययन करता है, तो ये कहलाता है अंतेवासी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं अंतेवासी। और जो आश्रम में निवास करने वाला होता है उसको बोला जाता है आश्रमवासी। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, दावाग्नि। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दावाग्नि, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताइएगा कि एक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। तो सभी लोग आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विपत्नीक। विपत्नीक यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है वियोगी। अगर किसी के वियोग में कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको वियोगी बोला जाएगा। ठीक है, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर बोला जाता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर बोला जाता है।
और आगे लिखा है यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपत्नीक, तो आपत्नीक का मतलब क्या होता है कि जिसकी पत्नी ना हो उसको बोला जाता है आपत्नीक, यानी कि जिसकी पत्नी नहीं है उसको आपत्नीक बोला जाता है, और जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको विपत्नीक बोला जाता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, सही से इन क्वेश्चंस को याद कर लें। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो कविता जो स्त्री रचती है उसको कवित्री बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो पुरुष कविता रचता हो तो पुरुष होगा तो उसको कवि बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कवि बोला जाएगा। अगर स्त्री है तो उसको कवित्री बोला जाएगा। अगर बात करें आशु कवि, जो ऑप्शन सी दिया है, ये किसको कहा जाता है? तो जो कवि तत्काल कविता की रचना कर डालता है उसको जो है आशु कवि बोला जाता है। अगला दिया है निर्देशिका, किसको बोला जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है निर्देशिका। तो जो स्त्री किसी विषय का निर्देशन करती हो उसको जो है निर्देशिका यहाँ पर बोला जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, जामुन शब्द तत्सम रूप क्या होगा? तो बताना है आपको जामुन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल आंसर होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्बुक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो बताइएगा कौन सा एक इसमें जो है तत्सम शब्द आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। तो सही उत्तर का चयन आपको यहाँ पर करना है। पहला ऑप्शन है मक्खी, दूसरा है विनती, तीसरा है अटारी और चौथा है आपका डाकनी। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि तत्सम शब्द यहाँ पर पूछा गया है कौन सा एक तत्सम शब्द है, तो ये है आपका डाकनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा तत्सम रूप हो जाएगा और इसका जो तद्भव होगा वो होगा डायन। क्या हो जाएगा? डायन इसका तद्भव रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत दिया गया है। तो यहाँ पर जो दही दही दिया गया है ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है ये आपको बताना है। तो दही और दधी ये होगा इसका तत्सम रूप। ठीक है, दही का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दधी। तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो बताना है कि कौन सा यहाँ पर चार ऑप्शंस में से गलत युग्म दिया गया है। तो 85 नंबर क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कपाट और कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कपाट का तद्भव होता है वो होता है किवाड़। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। जो तद्भव से तत्सम बने हैं उनको यहाँ पर आपको चिन्हित करना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा घोड़ा और घोटक। तद्भव से तत्सम यहाँ पर बनना है तो घोड़ा का हो जाएगा घोटक और यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है सत्तू का सतुआ, तो सत्तू का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका सक्तू। ठीक है, सक्तू हो जाएगा यहाँ पर तत्सम। अगर लौंग का पूछा जाए तो लौंग का तत्सम होता है लवंग। ठीक है, लवंग हो जाएगा यहाँ पर इसका तत्सम रूप। और गेंद की जो अगर बात करें तो यहाँ पर जो लास्ट में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में गेना और गेंद, तो इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा कंदुक। ठीक है, कंदुक हो जाएगा इसका यहाँ पर। चलते हैं आगे, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो बताना है आपको कि इसमें जो है क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है वत्स से बछड़ा, यहाँ पर जो पहला दिया गया है यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें वत्स से,
तो वत्स का जो तद्भव होता है वो होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है। और गोधूम का अगर आपसे पूछा जाए तो गोधूम का होता है आपका गेहूँ। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। गोधूम का जो तद्भव होता है वो होता है गेहूँ। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो विशेषण शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लांछन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। तो बताइएगा वाक्य में क्या यहाँ पर विशेष्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो उसका कोमल हृदय है, जो उसका कठोर हृदय है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोम की जैसे पिघल गया। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है हृदय, ये जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये विशेष हो जाएगा। और जिसका जो विशेषण है हृदय का वो है कठोर होना, यानी कि जो विशेष है वो हो जाएगा हृदय, और जो इसका विशेषण है वो हो जाएगा आपका कठोर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है टोटल 4 विशेष्य हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं आप लोग देख लीजिएगा। एक तो आपका बालक हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका डाकू, ये हो गया, उसके बाद एक हो गया आपका हृदय, और एक हो गया आपका भावना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इनको पहचान सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइएगा विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है विशेष्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। यहाँ पर पूछा गया है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, 3 होंगे और 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन नहीं होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो यदि नहीं होगा। तो यदि जो है ये आपका सागर का है, ठीक है, सागर का पर्यायवाची है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सागर हुआ, जलधि हुआ, ये सब आते हैं यहाँ पर आपके राइट आंसर किससे? तो यदि से संबंधित। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि बादल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये तो हो गया आपका तोयदि, और जो ये 3 दिए गए हैं तोयद, पयोधर और नीरद, तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किनके पर्यायवाची दिए गए हैं। हम आपका जवाब वहाँ पर ज़रूर देने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया है और ये रिपीट हुआ है। भूसर, इसका जो है भूसुर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर भास्वर दिया है, तो भास्वर का क्या होता है? ये होता है इसका मतलब दिन, ठीक है। और जो मार्तंड दिया गया है यह आपका सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश का हो जाएगा आलोक, और तेज जो हो जाएगा तो तेज का हो जाएगा तीव्रता या फिर चमक। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषण, क्योंकि यहाँ पर जो साड़ी है वो कैसी है? नई है। तो यहाँ पर साड़ी की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्याम धीरे धीरे चलता है, तो वाक्य में धीरे धीरे शब्द जो है ये क्या है? ये आपको बताना है। तो चलना तो यहाँ पर हो गई क्रिया,
और कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि चल तो रहा है श्याम लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे है ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला कहलाता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी कैसा शब्द है। तो बताना है कि पृथ्वी कैसा शब्द है। तो सभी को पता होगा ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौराहा कौन सा समास है। तो बताइएगा चौराहा जो है वो कौन सा समास है। तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर पहला पद जो है वो आपका संख्यावाची आ रहा है। तो चौराहा का मतलब होता है कि चार राहों का समूह, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मुँह दो बात, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, अपनी बात से पलट जाना, यानी कि ये कहलाएगा एक मुँह दो बात। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पूछा गया है कि साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो साधु का आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा साध्वी। ऑप्शन नंबर डी साध्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन जो हमने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। तो सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।